अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जिस कहानी को जहां पे मैंने एंड किया था वहीं से उसका आज पार्ट 2 शुरू करता हूं। लेकिन फिर से एक दफ़ा कह दूं, अभी तक मेरा जो पाँव का मसला है, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, आप कहानी तो लेट सुनेंगे, अभी तक ठीक नहीं हुआ। बेहतर हो गया तो 5 कर दूंगा, नहीं तो अभी तक सिर्फ इसी के ही ठीक करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहानी ये मुझे भेजी है के पी के से रिहान ने। हम पहुँचे थे उनकी बहन खतीजा के बारे में। जब उनके अंदर एक परी जब वो हाजिर हुई और फैमिली ने उस परी से बात की तो पता लगा वो एक नहीं 6 परियां हैं। वो 6 परियां अपनी आवाज भी बदल सकती थी। लेकिन जिस परी ने पहली दफा बात की थी मुसलसल वही ज्यादा बात करती थी। घर वालों के लिए एक शदीद परेशानी की ये वजह होती है कि जब उनकी एक बेटी एक ऐसी सूरत हाल में चली जाए, ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो और उसकी आंखें एक ही जगह पे हों और बाल वो खोले हों, बुजुर्गों के एहतराम में वो दुपट्टा तक सर पे ना ले। यकीनन वो नॉर्मल नहीं है। सब समझ जाते हैं कि ऐसा शदीद उसके साथ कोई मसला हो चुका है जिसकी वजह से सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन एक भाई था रिहान जो मुसलसल ये सोचने पे मजबूर था, मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत सोचती है, सबसे प्यार करती है, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, फर्मा बरदार है। मुझे लगता है मेरी बहन के साथ कोई दिमागी मसला हो चुका है, ये कोई परी वगैरह नहीं है। उसके दिमाग के साथ कुछ ऐसा सीन हो चुका है जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ बोल रही। वो ऐसा नहीं समझता था कि वो ड्रामा कर रही है, वो समझता था कि उसके दिमाग के साथ जेन्युइन वाकई कोई ऐसा मसला हो चुका है जिसकी वजह से वो इसी ऐसी हालत में चली गई है। वो सब इसी कश्मकश में थे। एक इतना बड़ा उस परी ने, उन परियों ने साइन भी दे दिया कि सबको यकीन हो गया कि ये एक परी ही है, लेकिन सिवाय रिहान के कोई भी मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि रिहान कहते हैं, मैं तो बस सिर्फ इसी इंतजार में था कि मुझे मौका मिले और मैं अपनी बहन को पेशावर हॉस्पिटल लेके जाऊं, इसका सिटी स्कैन करवाऊं। झटके मुझे भी लगे थे, कुछ बातें ऐसी मेरे सामने भी आई थी, उसके बावजूद मैं जिस इंतजार में था ऐसा ही हुआ। 15 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी बहन को लिया और साथ पेशावर एक बहुत बड़े दिमाग के अस्पताल में पहुंच गया। उन्होंने मेरी बहन का सिटी स्कैन किया, पूरा चेकअप किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी बहन किसी भी दिमागी बीमारी में मुब्तला नहीं है, ये बिल्कुल मेंटली तौर पे फिट हैं। आप जो अलामात और आप जो चीज़ें बता रहे हैं ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बकौल आपका कहना यह है कि लगता है आपको इनका दिमाग जो है वो अपनी जगह से हट गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा, बहकी बहकी बातें कर रही हैं, इनका दिमाग काम कर रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जब मैं अपनी बहन को वहाँ से वापस लेकर घर की तरफ आ रहा था तब वो सारी बातें अब मुझे याद आ रही थीं जिनको पहले मैंने इग्नोर किया था। अब उन बातों को सोच के मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े होने जा रहे थे। पहली दफ़ा तो हाज़िरी हुई थी और किसी को कुछ समझ नहीं आया था। बुज़ुर्गों ने आके देख लिया, उनको भी यकीन हो गया कि मसला कुछ और है, बच्ची अपने होशो हवास में नहीं है। पूरा दिन उसने ना कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था, कोई उसको होश नहीं था। अगले दिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसको खिलाने की कोशिश की तो उस परी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, तुम लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। वहीं पे 2 दिन उसके बगैर खाए पिए गुजर गए। बस वही एक कैफियत ही रही कि ज़बरदस्ती पकड़ के उसको सुला भी देते थे तो सोते हुए भी आंखें थीं कि खुली हुई थीं, कोई नींद नहीं थी उसकी आंखों में।
5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ही, 1 मिनट के लिए ही इंसान अपनी आंखों को बंद कर लेता है ताकि वो उस नींद की आगोश में चला जाए। लेकिन खदीजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। रात को भी ज़बरदस्ती उसको बिस्तर पे लिटाने के बावजूद उसकी आंखें खुली हुई थीं। और फिर तीसरे दिन उस परी ने फरमाइश की, हमें चाय पीनी है। मेरी बहन बहुत कम चाय पीती थी, दूध पत्ती तो वो बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन उस परी ने फरमाइश की, हमें दूध वाली चाय चाहिए। घर वालों ने दूध पत्ती चाय से मुराद होती है ऐसी चाय जिसमें सिर्फ खालिस दूध होता है, उसमें पानी नहीं होता, कप बना के उसके सामने पेश किया तो उसने कप उठाकर पटक दिया कि ये क्या है, हमें ढेर सारी चाय चाहिए, ये नहीं चाहिए। और घर वालों ने एक पूरा जो चाय के लिए बना होता है जग सा जिसमें चाय गर्म रहती है, वो पूरा चाय का भर दिया, उसके सामने रखा। वो फिर बारीक सी आवाज में गुस्से से वो परी बोली, लगता है तुम्हें समझ नहीं आनी, इतनी कम चाय, हमें ज्यादा चाय चाहिए। आखिरी दफा कह रहे हैं हम तुमसे, हमें बहुत ज्यादा चाय चाहिए, और अगर इस दफा भी कम चाय लेके आए तो फिर अभी तक जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान भी पहुंच सकता है। अब वो थर्मोस पूरा भरा हुआ था, 8-10 कप होते हैं उसमें चाय के। अब की बार जो चाय बनाई गई वो पूरा एक बड़ा वो जग बनाया गया। वो कहते हैं हमारे यहाँ एक इतना बड़ा जग होता है जिसमें 8 से 9 गिलास पानी के भरते हैं। उस जग में से अगर पानी निकालता है तो 8 से 9 गिलास पानी के। तो हमने वो पूरा जग चाय का भर दिया कि उसने अगर ज्यादा कहा था, हमने इतना ज्यादा कर दिया कि वो अब कहेगी नहीं इतना ज्यादा भी नहीं कहा था, हमने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा भर दिया था। 9 गिलास चाय, एक गिलास के अंदर तकरीबन 3 चाय बन सकती है, 4 चाय 3 चाय भर भर के करें तो 3 चाय बनती है। तो ये 27-28 चाय थी जो उस जग के अंदर थी। वो भरा हुआ गरम गरम जग उसके सामने रखा गया। उसने कहा बस एक बात का ध्यान रखना, चाय गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। बड़ा सा एक देज का जो चाय का बनाया गया था भर के, उसके अंदर से चाय को गरम गरम जग के अंदर डाला गया। और जैसे ही चाय उसके आगे रखी गई, उस परी के आगे जो वजूद के अंदर थी खदीजा के, उसने उस जग को उठाया और सारे घर वाले देख रहे थे। उस गरम गरम जग को उसने उठा के अपने होंठों से लगाया और गुड़क 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 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कहते हैं हम देख रहे थे 1 मिनट से पहले पहले बगैर सांस लिए इतना बड़ा चाय का गरम गरम चाय, उबलती हुई चाय जग, 8-9 गिलासों का भरा हुआ चाय का जग एक ही सांस में 1 मिनट से पहले पहले वो पी गई। और जैसे ही उसने वो होंठों से जग को नीचे उतारा तो वो जग बिल्कुल खाली था। और सारे खड़े देख रहे थे इस बात से कि अब कोई वहम की गुंजाइश नहीं थी। अब सबको यकीन हो चुका था, एक मासूम सी खदीजा के ये बस में ही नहीं था कि इतनी गर्म चाय जो इतने बड़े जग में हो वो एक ही सांस में पी जाए। यकीनन ये किसी इंसान का नहीं, गैर मरई मखलूक का काम था जो उसके वजूद के अंदर थी। और रेहान वापस आते हुए ये सारी बातें गाड़ी में बैठे हुए सोच रहा था कि मैं क्यों उसको इग्नोर कर रहा था। मेरे अंदर फिर भी था, नहीं मैं अपनी बहन का दिमागी चेकअप कराऊंगा। मैं पढ़ा लिखा था, बाज़-औक़ात दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है, इंसान ऐसे खा पी लेता है। लेकिन साथ ही उसको वो दूसरा वाक़या याद आ गया जिस पे उसको शर्मिंदगी सी हुई कि नहीं उस वक्त तो मुझे मान लेना चाहिए था। उस दिन सारे घर वाले इकट्ठे बैठे हुए थे। शुरू में तो वो परी सिर्फ उनके साथ गुस्सा कर रही थी जो नमाज नहीं पढ़ते थे।
और वो उनको मुखातिब करके कहती थी कि तुमने आज फ़लाँ वाली नमाज नहीं पढ़ी, जाओ अपनी वो वाली क़ज़ा नमाज पढ़ो। तो सुनने वाला इसलिए हैरान हो जाता था क्योंकि कोई भी उसके सामने नमाज तो पढ़ ही नहीं रहा था, हर कोई अलग अलग जगहों पे पढ़ रहा था। तो वो तो सिर्फ एक कमरे तक मौजूद थी, तो उसकी आंखें उस जगह तक भी कैसे देख पा रही थी जहां पे उसने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। लेकिन कमाल उस दिन हो गया जब उसने बैठे हुए घर के एक फर्द की तरफ उस परी ने देखा और उसका नाम लेके कहा, तुम क्या समझते हो? हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सब कुछ पता है। तुम्हारी वो वाली बात जो सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता, बताऊं? और उसके बाद क्या आगे से कोई जवाब होता हाँ बताओ, या जवाब आता नहीं ना बताओ, तो उसने बताना शुरू कर दिया, तुमने ये किया था और उस वक्त तुमने ये किया था और उसने तुमने ये भी किया था। और जिसके बारे में ये कहा जा रहा था वो एकदम से ऐसे उसके चेहरे के रंग उड़ना शुरू हो गए कि इतनी बड़ी बात इसको कैसे मालूम है, ये तो सिर्फ मेरी ज़ात को मालूम थी। इसी तरह उसने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमाई और कहा, आपके बारे में बताएं हम। और उनके बारे में वो कुछ बताना शुरू कर दिया जो एक दो और लोग भी जानते थे, लेकिन इस तरह जानते थे कि वो बात सबके सामने ओपन नहीं थी। उनको भी अगर पता थी तो एक राज की तरह पता थी, और उनको कहा गया था कि यह राज राज रखना है। और उन्होंने उस राज को राज ही रखा था, किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब वो खतीजा के अंदर मौजूद परी बताना शुरू हुई तो सब कुछ बताती गई, और उन 2-3 लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए कि ये बात खतीजा को तो कभी भी नहीं पता थी। लेकिन अब बताने वाली खतीजा नहीं, कोई और थी। उसने एक कहका लगाया और कहा, क्या समझते हो? हमें नहीं पता। हमें सबके बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारे बारे में बताएं? इस तरह बताना शुरू कर दिया। फिर अगले के बारे में कहा, तुम्हारे बारे में बताएं? रेहान कहता है, मैं भी वहां पे मौजूद था। सबके बारे में उसने बताया। और जब मेरी तरफ देखा तो कहा, पता तो हमें तुम्हारे बारे में भी है, लेकिन चलो क्या याद करोगे, हम नहीं बताते। अगले दिन फिर घर वाले, बच्ची थी, सब उसके लिए परेशान थे। किसी पीर को, किसी आमिल को, जो कुछ जानता था पढ़ पढ़ के दम कर रहा था, बुलाने की भी कोशिश कर रहे थे। जो भी कोई मौलवी था, कोई पीर था, जो उनके बस में था, वो उनको लेके इस तरह आ रहे थे। लेकिन घर वाले बज़िद थे, रेहान बज़िद था, बुजुर्ग बज़िद थे कि नहीं, हमें इसको खुद पढ़ के दम करना है। रेहान बज़िद था कि नहीं, मुझे अपनी बहन का चेकअप करवाना है, इसका दिमागी कोई हालत ख़राब हुई है। अब उस परी की एक ही खुराक थी, सिर्फ एक खुराक। वो रोज़ एक भरा हुआ जग जो दूध पत्ती का इंतहाई गर्म होता था उसके सामने रखा जाता, और एक ही सांस में वो पी जाती थी। घर वाले इस बात पे हैरान थे कि वो इतनी गर्म चाय होती थी कि एक दिन थोड़ी सी ठंडी हो गई। उसने कहा, नहीं, हमें ठंडी नहीं पीनी, गर्म चाय चाहिए। एक मासूम सी, कमज़ोर सी खतीजा के बस में नहीं था 27-28 कप चाय के एक सांस में पी जाना। लेकिन हर रोज़ जब उसने सबके बारे में बातें बताना शुरू कर दी तो घर के लोग उससे डरना शुरू हो गए। लोग अपनी नमाजों में बाकायदगी लाना शुरू हो गए, और वो अगले दिन बता देती थी कि हाँ, तुमने आज पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है, तुमने सिर्फ एक नमाज मिस की है और बाकी सारी नमाजें पढ़ी हैं। लेकिन अभी तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। और 15 दिन के बाद रेहान कहता है, जब मुझे डॉक्टरों ने कह दिया कि ये दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है, इसके साथ कोई और मसला है, दिमाग का कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब 15 दिन के बाद जब मैं कहता अपनी बहन को लेके गया, अब उसके साथ ये जो हालत थी परी वाली, तकरीबन 8 से 10 दिन तक तो मुसलसल उस पर सवार रही। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। कुछ लम्हों के लिए वो नॉर्मल भी हो जाती थी, और फिर कुछ लम्हों के लिए उसके ऊपर वो परी हो जाती, वो नॉर्मल हो जाती और फिर परी आ जाती। सॉरी। वक्त इसी तरह गुजरा। 15 दिन हुए तो रेहान ने फैसला किया कि मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। जब वो कहता मैं डॉक्टर के पास लेके गया, उस वक्त वो नॉर्मल थी। डॉक्टर ने उससे जो सवाल किए, जो बातें पूछी, जो कुछ किया, उसने नॉर्मल बताया। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने उनको सारी कैफियत बताई कि उसके ऊपर इस तरह की कैफियत रही है। वो कहते हैं दिमाग तो बिल्कुल ठीक है,
दिमाग का कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं जब घर पहुंचा तो फिर मैंने फ़ैसला किया, मेरे एक दोस्त, उनके अब्बू इस तरह के काम करते थे, रूहानियत से वाबस्ता थे, कुछ ना कुछ वो जानते थे। मैंने दोस्त से इस बात का जिक्र किया, उसने कहा रुको मैं अपने अब्बू से बात करता हूँ। उसने अपने अब्बू से, वो दूसरे मुल्क कुवैत में रहते थे, बात की। उन्होंने कहा बेटा इशा के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बच्ची को बिठा देना, मैं उसके अंदर चेक करूँगा उसके साथ क्या मसला है। सारे घर वालों को बता दिया गया। इशा की नमाज सब ने पढ़ी, अब नमाज़ों की सबकी बाकायदगी हो गई थी। और जब नमाज पढ़ ली तो उसके बाद खतीजा को मुसल्ले पर बिठा दिया गया और वीडियो कॉल की गई। अभी तक खतीजा नॉर्मल थी। उन्होंने वीडियो कॉल की, कहा अस्सलाम वालेकुम। खतीजा ने कहा वालेकुम अस्सलाम। वो खतीजा से बातें करते रहे और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे, यहाँ तक कि पढ़ते 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 उसने तो पहली फूंक मारी, दूसरी फूंक मारी, खतीजा की आंखें एक जगह पे रुक सी गईं। जिस तरह वो नॉर्मल बैठी थी, आंखें झपक रही थी, बात कर रही थी, दूसरी फूंक मारते उसकी आंखें अपनी जगह पे रुक गईं। और जब उन्होंने तीसरी फूंक फिर से मारी तो बिल्कुल वही कंडीशन, वही हाजिरी हो चुकी थी जब वो परी आती थी। उधर से वो फ़ोन पे हम कलाम हुए, कौन हो तुम? उसने कहा हम परियां हैं। कितने हो तुम लोग? 6 परियां हैं। कहां से आए हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं सिर्फ ये चाहता हूं, तुमने एक इंसानी वजूद को अपने कब्जे में कर रखा है, हमें इसकी इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं तुम इसके वजूद को छोड़ दो। तो वो परी बोली हमने अभी तक किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसको भी अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हम जानते हैं तुम्हारा इल्म कितना है, हम ये भी जानती हैं। बताओ क्या करना है? तो अंकल बोले बस इतना, इसके वजूद को छोड़ दो। उस परी ने कहका लगाया और बोली ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी इस बात को देख के तुम्हारी इतनी सी बात मानी जा सकती है कि हम चली जा रही हैं, हम 6 की 6 यहां से जा रही हैं, लेकिन हर जुमेरात को हम आया करेंगे। उसके बाद जब हमारा दिल करेगा फिर हम चली जाएंगी, एकदम से अभी हम नहीं जा रही। उन्होंने फिर से पढ़ाई की, फिर से फूंके मारी, जिस तरह वो चाह रहे हो कि इस परी को मैं जिज करूं, फूंके मार के तकलीफ दूं और ये मेरी बात मानने पे मजबूर हो जाए। तो परी आगे से हंस पड़ती और कहती हमें पता है तुम्हारा इल्म कितना है, थका रहे हो अपने आप को, कुछ नहीं कर पाओगे। काफ़ी कोशिश कर रही और जब उनको एहसास हो गया कि वो जानती है मेरे इल्म को और वो इससे ज़्यादा बात नहीं मानेगी, तो बोले ठीक है आप सिर्फ जुमेरात को आ जाया करें, इसको छोड़ दें। क्योंकि वो बग़ैर किसी शर्त के जाने को तैयार हो गई थी, सिर्फ एक छोटी सी शर्त कि हम जुमेरात को आया करेंगे। उन्होंने भी हामी भर ली और यूं उन्होंने कहा अब आप इसके जिस्म को खुदा हाफिज करें। तो वो परी आगे से बोली ठीक है हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। जैसे ही लफ्ज़ खुदा हाफिज कहा तो उसी वक्त खतीजा की आंखें बंद होना शुरू हो गई और उसके जिस्म को चक्कर आने शुरू हो गए और नीचे गिर गई। अंकल उधर से जो वीडियो कॉल पे थे बोले बच्ची को संभालें। बच्ची को संभाला गया, होश में लाया गया और खदीजा से जब बात की गई, खदीजा नॉर्मल हो चुकी थी। वो बोले इसको शायद याद ना हो क्या कुछ इसके साथ हुआ है, इसे जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर बता दीजिएगा, पता तो उसको चल जाएगा लेकिन एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा क्योंकि इसका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका है, इसके जिस्म पे उनका कब्ज़ा था। और फिर ऐसा हुआ अंकल ने खुदा हाफिज किया, लेकिन हर जुमेरात उस परी की खतीजा पे हाज़िरी होती थी। पहली जुमेरात को जब खतीजा की हाज़िरी हुई तो पहले से ही सब तैयार थे और जैसे ही जुमेरात को शाम हुई, दिन सारा वो ठीक रही, जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ, शाम हुई, उसके अंदर हाज़िरी हो गई और मगरिब से लेकर रात सारी उसके अंदर हाज़िरी रही। उसने वही अपनी फरमाइश की, वही चाय का बड़ा सा जग मांगा और उसी को पिया और सबको ताकीद की नमाज पढ़ना और कुछ भी नहीं कहा।
सुबह तक इंतज़ार करते रहे, उस बच्ची के पास बैठे रहे। सुबह जब फजर की अजानें हुई तो खदीजा ने आंखें बंद कर दी जैसे सोने के लिए चली गई हो, और वो सो गई। जुमे वाले दिन जब वो अपनी जगह से उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। घर वाले समझ गए कि इसका मतलब है हर जुमेरात को इसके अंदर हाज़िरी होगी, और ऐसा ही होता रहा। अब हर जुमेरात उसके अंदर हाज़िरी होती और वो सिर्फ नमाज का ताकीद करती और सिर्फ चाय पीती। रेहान कहता है एक ऐसी ही जुमेरात मेरा और उसका सामना हुआ। घर वाले नहीं थे, अब डर खौफ उस घर से ख़त्म हो चुका था क्योंकि मामला सिर्फ जुमेरात तक चला गया था और बहुत कुछ खतीजा को बता दिया गया था। तो उस दिन उसके मैं सामने था और उस दिन जुमेरात थी और उसके अंदर हाज़िरी हो चुकी थी। उसने मुझे कहा तुम्हारे बारे में भी बताएं आज, क्योंकि मैं अकेला था उसके सामने और कोई भी नहीं था। तो उसने मेरे बारे में भी वो सब कुछ बता दिया जो सिर्फ मैं जानता था और कोई भी नहीं जानता था। उसने असल में मुझे ये बताने की कोशिश की थी कि तुम असल में यकीन नहीं कर रहे थे ना कि दिमाग का कोई मसला है, परी नहीं है, तो लो तुम्हें भी तुम्हारे बारे में वो बात बता जाते हैं जो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता। और रेहान कहता है तब मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी बहन नहीं है, इसके वजूद के अंदर परी ही है, क्योंकि वो जो बातें बता रही थी वो कोई नहीं जानता था सिवाय अल्लाह के या मेरी ज़ात के, और उसने मुझे बता दिया था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। वो कहते हैं हम पेशावर एक शादी में गए हुए थे। वहीं पे ऐसे बातों बातों में रिश्तेदारों में जिस तरह बातें कुछ पता होती हैं, ऐसे जिक्र हुआ कि यहाँ पे एक अल्लाह का वली है, बड़ा नेक है, आप लोग उससे रब्ता क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा हमने उससे रब्ता किया। तो उन्होंने कहा हाँ बच्ची को मेरे पास लेके आए। खतीजा को उसके पास लेके गए। कोई उन्होंने हाज़िरी तक नहीं करवाई, वो सिर्फ बैठ के पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते खतीजा पे दम करते रहे। खतीजा के ऊपर एक कैफियत ऐसी ज़रूर हुई कि वो झूमना शुरू हो गई, लेकिन उसके अंदर हाज़िरी नहीं हुई। और उसको पढ़ने के बाद जब दम करने के बाद एक पानी पे दम किया और उसको पानी पिला दिया और कहा बच्ची को ले जाएं, नहीं आएगी आज के बाद वो जो भी इसके साथ थी। घर वालों को कुछ यकीन आया, कुछ नहीं आया। पहले वाले ने तो हाज़िरी भी की थी, इन्होंने तो हाज़िरी तक भी नहीं की थी। हाँ उसकी कैफियत कुछ ऐसी हुई थी, लेकिन उन्होंने कह दिया था वो चली गई, अब नहीं आएगी। खैर वो वापस आ गए, लेकिन ऐसा हुआ कि जब जुमेरात आई तो सबको इंतज़ार था कि उन्होंने कह तो दिया है कि जुमेरात को अब सिर्फ जुमेरात को ही आती थी, देखते हैं जुमेरात को आती है वो परी या नहीं। लेकिन वाकई वो सच्चे थे, उन्होंने पढ़ाई इस तरह की थी कि जुमेरात को कोई भी हाज़िरी नहीं हुई। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन खतीजा बिल्कुल नॉर्मल है। रेहान कहते हैं जब मैं आपको कहानियाँ सेंड कर रहा हूँ, आगे भी उन्होंने जो मैं सुनाता हूँ आपको, कागज़ पे लिखे हुए थे सफ़ात, सारे पलट रहे थे, वॉइस मैसेज उनका रिकॉर्ड है। तो कहते हैं मैंने खतीजा से बात की, तुम्हारा वो वाक़या भी लिखा है, वो तुम्हें याद है। तो वो एकदम से घबरा गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहते नहीं भाई प्लीज़ मुझसे इस टॉपिक पे बात तक भी ना करें, मैं भुला चुकी, मुझे बहुत डर लगता है। अगला वाक़या है उनके अंकल मुजाहिद का। मिलते जुलते मैंने नाम जितने भी फैमिली के सारे मैंने फ़र्ज़ी रखे हुए हैं उन्हीं की ख्वाहिश पे। अंकल मुजाहिद जिस घर में रहते, अच्छा ये जो वाक़यात एक के बाद एक इस तरह नहीं है, काफ़ी अरसे के ही वाक़यात हैं। मिसाल के तौर पे 8-10 साल 15 साल के वाक़यात हैं। कभी किसके साथ कोई वाक़या हुआ, कभी किसके साथ कोई वाक़या हुआ। पहाड़ों में जो रहने वाले लोग होते हैं, याद रखिएगा, उनके साथ बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं। पहाड़ों के अंदर आज भी जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा है। पहाड़ों में आज भी बहुत ज़्यादा ये मखलूक अपना बसेरा रहती है। कबीले के कबीले जिन्नात के आबाद हैं, इसलिए आज भी वहाँ पे वाक़यात ज़्यादा होते हैं। अंकल मुजाहिद रात को सोए हुए थे, पूरे घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। अंकल मुजाहिद की आंख खुल गई, उनको वॉशरूम जाना था। अपने बिस्तर से उठे, उनकी आदत थी वो बिस्तर से उठ के बैठते थे। उनको बुजुर्गों ने कह रखा था कि कभी भी डायरेक्टली, और ये बात सही भी है, बिस्तर से आप गहरी नींद में हो, आपको वॉशरूम जाना हो, स्पेशली जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, आपको अगर वॉशरूम जाना है तो एकदम से आप नहीं उठेंगे। अपने दिमाग को पहले नॉर्मल होने दें, दिमाग को होश में आने दें। अगर आप लेटे हैं, आप उठ के बैठें कुछ देर,
ताकि आपका दिमाग बिल्कुल जाग जाए। नींद की हालत में नहीं जाना है, वरना ये ख़तरनाक होता है, मौत भी वाक़ई हो सकती है। आप बैठें कुछ देर, दिल की धड़कन नॉर्मल हो, दिमाग आपका जाग जाए, ब्लड की सर्कुलेशन नॉर्मल हो, उसके बाद आप जाएं। वो ऐसा ही करते थे, वो उठ के बैठे, क्या मैं उठूं वॉशरूम की तरफ जाऊं, तो उनको लगा कि उनको प्यास भी लग रही है। उन्होंने कहा यार मैं पानी भी पीता हूँ। बुज़ुर्ग से थे अंकल मुजाहिद, जब वो उनका वजूद इस काबिल हो गया कि वो नींद से बेदार हो गए, जो उन्होंने बुज़ुर्गों से सुन रखा था वो जाग गए। फिर उन्होंने कहा मैं उठूँ। वो अपनी जगह से उठे, लेकिन देखा सामने ही खतीजा आ रही है। उन्होंने फ़ौरन कहा बेटी खतीजा मुझे एक गिलास पानी दे दो, क्योंकि अब वो वॉशरूम से फारिग होके आ चुके थे। वो उठे, अपनी वॉशरूम से उठे और बिस्तर से उठे, सीधे वॉशरूम गए और अपना वॉशरूम करने के बाद जैसे ही वो वापस आ रहे थे तो उनका आमना सामना जो हुआ वापस आते हुए वो खतीजा से हुआ। खतीजा है या मैं भूल रहा हूँ, एक बच्ची का ही नाम उन्होंने लिखा है, किसी की बहन का लिखा, मैं भी मैंने खतीजा बोल दिया। तो उनका बिल्कुल फैमिली की उसी बच्ची से आमना सामना हुआ। कौन सी बच्ची से? जो घर की सबसे फर्मा बरदार बच्ची है, जो एक आवाज़ पे भाग पड़ती है। अब वो कहते हैं मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, वो बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है। जब मैंने उसको क्रॉस किया तो मैंने कहा बच्चे, उसका नाम लेके कहा बेटा मुझे पानी दे दो। और मैं चलता हुआ अपने बिस्तर पर आकर लेट गया इस इंतज़ार में कि मुझे वो भी पानी ला के देगी। वो कह रहे मैं इस तरह लेटा रहा, अभी तक वो क्यों नहीं आई? पानी आ जाना चाहिए था, काफ़ी देर हो गई। मैं फिर से उठा और मेरी निगाह फिर से पड़ी उस बच्ची पे, तो वो सामने मौजूद है। और मैंने फिर से ऊंची आवाज़ में उससे कहा बेटा मुझे पानी ला दो, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूं। उसने मुझे देखा तक भी नहीं और बाहर चली गई। उसका रुख बाहर वाले दरवाजे की तरफ था। कह रहा मैं हैरान हुआ, ये क्या बात हुई? मुझे पानी मैंने पहले भी मांगा, आमना सामना हुआ, मैंने उसको कहा, मैं उसको दोबारा कह रहा हूं, मेरी बात सुन भी नहीं रही और बाहर की तरफ जा रही। कह रहे मैं अपनी जगह से उठा। बुजुर्ग होते हैं, देखभाल करनी होती है कि क्या हुआ है बच्ची को, क्या मसला है उसके साथ। बाहर की तरफ जा रही है। कह रहा मैं ऐसे चलता हुआ बाहर की तरफ गया, देखा बाहर का दरवाजा तो बंद है, तो फिर कहां गई है? वापस आया चलता हुआ, उस बिस्तर की तरफ गया जहां पे वो सो रही थी, और मैंने जाके देखा वो गहरी नींद सोई हुई है। मैंने उसके बिस्तर के करीब जाके उसको आवाजें दी, खतीजा बेटा, खतीजा खतीजा। उसने कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनी, वो गहरी नींद में थी। मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया और ये सोचना शुरू हो गया, ये क्या किया है खतीजा ने? मेरी बात नहीं सुनी, बाहर गई है, बाहर से मैंने उसको देखा तो सो गई है, मेरे सामने आई है, मुझे पानी नहीं दिया, सुबह इससे पूछूंगा। उलझा हुआ था, मुझे भी किसी बात की समझ नहीं आई। और सुबह उठ के जब मैंने खतीजा से यही बात की कि मैंने बेटा तुमसे रात पानी मांगा, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, दूसरी दफ़ा तक मांग लिया, तुमने देखना भी गवारा नहीं किया, मुझे पानी तक भी नहीं दिया। खतीजा चौंकी और बोली मैं तो रात उठी ही नहीं हूं, और ये कैसे मुमकिन है कि आप मुझे पानी का कहें, मैं आपको पानी ना दूं? मैं नहीं थी वो, मैं तो उठी ही नहीं हूं। और अंकल कहते हैं तब मुझे याद आया जो मैं एक बात भूल रहा था, जब वो बाहर की तरफ जा रही थी तो उसको मैंने बाहर की तरफ तो जाते देखा था, और मैं उसी वक्त अपने बिस्तर से उठ गया था। उसी वक्त तक वो बाहर के दरवाजे की तरफ चली गई थी और मैं भी चलता हुआ उसके पीछे गया था। और जब मैं उस दरवाजे तक पहुंचा था तो दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। अगर वो बाहर जा चुकी थी तो दरवाज़ा खुला होना चाहिए था, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। और अगर अंदर से लॉक था तो उसको, अगर वो अंदर वापस आई थी तो मैं उसी रास्ते से ही जा रहा था कि अगर वो वापस आती तो मुझे नज़र भी आ जाती। इसका मतलब है वो वापस भी नहीं आई, बाहर भी नहीं गई, तो फिर कहाँ गई? फिर वो कहते हैं एकदम से मुझे एहसास हुआ वो जो भी थी वो खतीजा के रूप में घर के अंदर थी, जिसको मैंने देखा था, लेकिन असल में वो खतीजा नहीं थी। वो कहते हैं लेकिन ये बात उन्होंने सब घर वालों को नहीं बताई कि सारे डर जाएंगे, लेकिन कुछ जो बुजुर्ग थे उनको ये बात बता दी कि रात ये वाला वाकया हुआ है। रिहान कहते हैं अगला वाकया मेरी बीवी के साथ हुआ है।
वो कहती है वो रात को सोई हुई थी, जिस कमरे में वो लेटी थी उसके पास जो खिड़की थी बड़ी सी, उसका शीशा इस तरह का लगा हुआ था कि अंदर से अगर आप बाहर की तरफ देखें तो क्लियर नज़र आता है, लेकिन बाहर खड़े होकर आप अंदर कमरे के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। ऐसे बहुत सारे शीशे हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बाहर वाले नहीं देख सकते, अंदर वाले जो हैं वो बाहर देख सकते हैं। वो कहते हैं रात का कौन सा पहर था कि मेरी बीवी की आंख खुल गई। वो कहती है पता नहीं क्या हुआ, किस बात पे मेरी आंख खुल गई। जिस जगह पे वो खिड़की थी उसके बिल्कुल साथ ही फ्रिज रखा हुआ था। वो कह रही है मेरी आंख खुल गई, ऐसी बेचैनी सी मैं महसूस कर रही हूं कि मैंने देखा सामने से कोई औरत जो घर की कोई फर्द थी उठी है। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, मेरी भी आंख खुल गई है, कोई और भी उठा हुआ है, सामने एक औरत नजर आ रही थी घर की फर्द। लेकिन वो उस पोर्शन की तरफ आ रही थी जो पोर्शन रिहान कहता है मेरा पोर्शन था। रात के इस पहर उस पोर्शन की तरफ अमूमन कोई कम ही आता था, बहुत कम, ना होने के बराबर। लेकिन क्योंकि वो इस तरफ चलती हुई आ रही थी तो वो कह रही है, बीवी कह रही है रिहान की, कि मैं उसी तरफ ही देख रही हूं कि वो चलती 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 फ्रिज के पास आई हैं। उन्होंने फ्रिज खोला है, फ्रिज के अंदर से ठंडे पानी की बोतल निकाली है और मैं देख रही हूं बोतल को मुंह लगाया है और पूरी बोतल पी ली है। खाली बोतल फ्रिज के अंदर रखी है, दरवाज़ा ठक बंद किया है और चलती हुई वापस चली गई है। कहने मैं हैरान हुई कि ये कौन थी। बोतल अगर खाली की है तो भर के तो रखना चाहिए था। ठीक है आपको पानी की ज़रूरत थी, आप रात को आए, आपने पानी पिया, इट्स ओके, बट आपको दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। पानी की बोतल भर के वापस आपको फ्रिज के अंदर रखनी चाहिए थी। चलो मैं सुबह किससे पूछूंगी ये किसने किया है। सुबह उठी और उन्होंने इसी वाक्य का जिक्र किया घर वालों से कि रात कौन आया था। अब उसका वजूद जिस तरह का था वो उनका चेहरा तो नहीं देख सकी थी। उस वजूद की दो तीन जो घर के अंदर खवातीन सी, उन्होंने उससे पूछा कि रात तुम आई थी। दूसरी से पूछा, तीसरी से पूछा और तीनों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम में से कोई भी आपके पोर्शन की तरफ नहीं आया। लेकिन बात क्या है, वो बोली इतनी सी बात है कि रात मेरे पोर्शन में कोई आया है, उन्होंने पानी पिया है, ठीक है पीना चाहिए, फ्रिज इसलिए है, लेकिन पानी की बोतल को मुंह लगाना कितनी बुरी बात है। और उसके बाद पूरी बोतल ख़त्म करके फ्रिज में खाली बोतल रख दी है। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने उस बोतल को अच्छी तरीके धोया है, उसका मुंह धोया है, मुंह लगाया था उसको, उसका पानी भर के रखा है, जो भी है ये गलत बात है। तो वो तीनों बोली, एक एक करके सबसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं भाभी हम नहीं हैं, हम होते आपको बता देते, दूसरा मुंह लगाने की हमें क्या ज़रूरत थी, तीसरा अगर पानी भारी पी लिया था तो भर के हम रखते, और पूरी बोतल इस तरह कौन पी सकता है रात को। रेहान कहता है मेरी बीवी को लगा कि शायद जो भी है, उसने कहा क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी, क्योंकि रेहान की बीवी ने देख लिया था तो इसलिए मानने को कोई तैयार नहीं था। एक तो मुंह लगाया था, ऊपर से पानी की बोतल भी नहीं भर के रखी थी, इसलिए शायद मुकर ही गई थी। और वो यही सोच रही थी रेहान की बीवी कि शायद इन्हीं में से कोई था, लेकिन अब मानने को कोई तैयार नहीं है। उस वक्त तक रेहान कहती है मेरी एक बेटी हो चुकी, बेटा है ये बेटी है मेरे ख्याल में, बेटी जो है एक मेरी हो चुकी थी। तो बेटी अगली रात तकरीबन ये कोई टाइम होगा, अंदाजे के मुताबिक कोई 1-1:30 बजे का टाइम होगा। रेहान कहता मेरी बीवी टाइम पे सो गई थी, लेकिन रात के 1-1:30 बजे उनकी आंख खुल गई। खुद ब खुद ना सिर्फ आंख खुल गई, बल्कि फिर उनको कल रात की तरह बेचैनी महसूस हुई कि ये क्या है, इस वक्त कल भी मेरी आंख खुल गई थी और फिर मैंने किसी को पानी पीते हुए देखा, आज फिर मेरी आंख खुल गई है। बाहर की तरफ देखा, बाहर कोई भी नहीं है। उसी लम्हे ऐसे लगा जैसे छत पे कोई चीज आके गिरी हो, गिरने वाली चीज से मुराद कोई पत्थर जैसे कोई गिरता है, ठक की आवाज। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, ये क्या था।
फिर एक और कोई चीज़ गिरी, वैसी ही आवाज़ जैसे थोड़ी देर पहले आई थी। फिर एक और आवाज़, फिर 3-4 आवाज़ें। फिर अंदाज़ा हुआ जो चीज़ भी छत पे गिर रही है ये कोई पत्थर है जो कोई फेंक रहा है, छत के ऊपर आकर गिर रहे हैं। रेहान कहता है मेरी वाइफ अजीब सी होगी लेटी लेटी कि ये क्या माजरा है, छत के ऊपर किस तरह के पत्थर हैं जो आके गिर रहे हैं। पत्थरों की बारिश सी हो रही है। अभी वो सोच ही रही थी तभी उसी खिड़की से उसने दोबारा किसी को, जिस तरह कल रात देखा था उसी तरह सामने से किसी को आते हुए देखा। उसने कहा आज मैं नहीं छोड़ूंगी, जो भी है मैं आज देख लूंगी ये कौन है। कल भी इन्होंने ये हरकत की थी, आज मैंने इसको पकड़ के रहना है। और जो भी थी आमने सामने औरत, वो उसी तरफ ही आ रही थी जिस तरफ कमरे का दरवाजा था। और तभी वो लेटी हुई एक्टिव हो चुकी थी कि मैं उठती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, मैं देखती हूँ कौन है। कि तभी उसने देखा वो जो पास छोटी बेटी सोई हुई थी उसके मुंह से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गईं जैसे उसका सांस उखड़ रहा हो, ऐसे जैसे उसको सांस लेने में तंगी हो रही हो, ऐसे जैसे उसका सांस रुक रुक कर उसका सांस आ रहा हो, ऐसे जैसे उसके सीने पे बोझ सा आ गया। अजीब सी आवाज़ें उसके अंदर से आनी शुरू हो गई। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और सामने उस आती हुई औरत की तरफ देखा। उसको एकदम से एहसास हुआ अभी तक छत पे पत्थरों की बारिश हो रही है, सामने कोई अजीब सी एक औरत आ रही है और मेरी बेटी का सांस उखड़ना शुरू हो गया है। लेकिन कमाल बात यह थी उस औरत को अब तक दरवाजे तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो इतना आहिस्ता 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 चल रही थी जैसे उसका मकसद हो रुको मैं आती हूं तुम्हारे पास। रेहान कहता है जैसे ही उसको अंदाजा हुआ कि नहीं मामला गड़बड़ है, इधर से मेरी बेटी का सांस बंद हो रहा है और उधर से जितनी वो आहिस्ता आ रही है, जैसे उसको अंदाजा हो चुका है मैं उसी के लिए लेटी हुई हूं ताकि वो आए, मैं उसके करीब आने पे उसको देख सकूं। तो मैंने फौरी तौर पे मामले को समझते ही कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी। और वो कहती मैंने जैसे ही कुरानी आयात पढ़ना शुरू की तो मेरी बेटी का सांस उसी वक्त बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गया। ना सिर्फ मेरी बेटी का सांस, उखड़ी हुई सांस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई, बल्कि मैंने उसी औरत की तरफ भी देखा, अभी मैं पढ़ भी रही थी साथ साथ, कि वो रुक चुकी थी और तभी मैंने देखा वो मुड़ी है और तेज़ी से, ऐसा अंदाज था जैसे भागने वाला अंदाज होता हो, भागती हुई वो बाहर के रास्ते से बाहर चली गई है। वो भागी उस सिमत थी जहाँ पे बाहर का दरवाज़ा था और बाहर के दरवाजे की तरफ भागी और गायब हो गई। कहती मैं फिर भी पढ़ती रही। मेरी बेटी नॉर्मल हो चुकी थी लेकिन मेरे अंदर इतना खौफ आ चुका था, मैं पढ़ती रही। एक बात समझ आ गई थी, कल भी जो थी वो यही औरत थी और आज जिस अंदाज में आ रही थी, मेरे पढ़ने से पत्थरों की बारिश भी रुक गई और मेरी बेटी की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई, जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन मैं फिर भी पढ़ती रही। जब मैं पढ़ चुकी और वो औरत भी भाग चुकी थी तब मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन मैं रात सारी सो नहीं सकी। ये रात को क्या हुआ था। लेकिन सुबह रेहान कहते हैं जब मेरी दादी ने एक बात कही तो मेरी बीवी और चौंक गई। अभी मेरी बीवी ने किसी को कुछ नहीं बताया था कि दादी बोली पता नहीं रात क्यों छत पे ऐसे लगता था जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो। तभी मेरी बीवी चौंकी, उनकी तरफ देख के और मेरी तरफ देख के इस अंदाज में चौंकी कि तुम्हें बताती हूँ ये क्या कह रही हैं। और रेहान कहते हैं तब मेरी बीवी ने मुझे सारा माजरा बताया कि रात उन्होंने क्या देखा है और किस तरह वो औरत थी और किस तरह वो उन्होंने देखा। वो कहते हैं फिर कुछ अरसे के बाद उसी घर में ये वाक़या, अब रेहान की बीवी ने सिर्फ रेहान को बताया था या दादी ने सिर्फ तस्दीक की थी, पत्थरों की, और किसी को नहीं बता रहा। कुछ ही दिनों के बाद मजीद की बहन के साथ रात को एक वाक़या आया। कहता है, रेहान कहते हैं मजीद की बहन इसी तरह सो रही थी घर में, क्योंकि उन्होंने उठ के सुबह सारे घर वालों को वाक़या बता दिया था।
वो कहती कि रात का कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली उन आवाज़ों से जैसे कोई अपने नाखून के साथ ऐसे रगड़ता है दरवाजे पे। मेरी एक आंख खुल गई और रात के पहर में बेचैन, कोई चीज़ ही नहीं है जो मेरे पास गिर सके, इससे अंदाज़ा लगाएं। ये गिरने की आवाज़, ये मेरा मोबाइल गिरा है शायद, कैसे गिरा है मुझे नहीं पता, बहरहाल कैसे गिरा है मोबाइल मैं नहीं जानता। खैर, वो कहती है वो नाखून खुरचने की जो आवाज़ सी आ रही थी, मैं परेशान हो गई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और तभी मेरी निगाह उस दरवाजे की तरफ गई जो कमरे का दरवाज़ा था, वहीं से ना सिर्फ आवाज़ आ रही थी, तभी मेरी आंखों ने उस मंजर को भी देखा कि दरवाजे के बाहर वाली साइड पे कोई है जिसके हाथ मैंने क्लियर देख लिए। 2 काले स्याह हाथ थे, ऐसे जो इंतहाई काले स्याह और लंबे लंबे हाथ थे, 5 उंगलियों वाले, जिस तरह इंसान के हाथ होते हैं थे, तो ऐसे ही हाथ, लेकिन बहुत ही बारीक बारीक और बहुत ज़्यादा लंबे, क्योंकि उन हाथों के आगे जो नाखून थे वो 3-3, 4-4 इंच, तकरीबन 1 उंगली के बराबर जितने बड़े नाखून होते हैं, टेढ़े टेढ़े मेढ़े से, सीधे नहीं टेढ़े मेढ़े से उसके आगे, हाथ के आगे नाखून से थे। और वो हाथ जो भी बाहर खड़ा था या खड़ी थी उसी के हाथ थे, और वो उससे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, नाखून मार रही थी, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये देखिएगा ज़रूर, स्टोरी में शायद किसी को, मैं भी देखूंगा, गिरता हुआ नज़र है कि ये खुद ब खुद यहाँ से, कमरे में मैं अकेला हूँ और कोई भी नहीं है, तो पता नहीं कैसे खुद ब खुद यहाँ से गिर गया। ये मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं वो चीज़ें मुझे अक्सर, जो मैं जब स्टोरी सुनाता हूँ तो ये मेरे साथ होती हैं कि हम भी सुन रहे हैं। तो कहती मैंने उन हाथों को देखा, वो जो बाहर जो भी खड़ी थी, क्योंकि लगता था उन हाथों को देख के, जितने कमज़ोर और काले स्याह से भदे से खौफनाक से लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ थे, वो जैसे किसी औरत के हाथ हों, मर्द के नहीं। और वो हाथ उनको खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेरे मुंह से एकदम से अनजाने में निकला, कौन हो? और जैसे ही मैंने वो लफ्ज़ कहा तो वो जो ऐसे नाखूनों की आवाज़ आ रही थी, वो हाथ वहीं पे रुक से गए। ना सिर्फ हाथ रुक गए, बल्कि वहीं पे मैंने देखा वो हाथ आहिस्ता 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 वापस जाना शुरू हो गए। जिसके भी हाथ थे उसने अपने हाथ आहिस्ता आहिस्ता वापस बाहर खींचने शुरू कर दिए। मेरा वजूद कांप रहा था, मैं डर रही थी, लेकिन मैंने हाथों को क्लियर देख लिया था, वो इंसान के हाथ नहीं हो सकते। मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे की ओर से जो थोड़ी सी एक लकीर सी होती है जहां से देखा जा सकता है बाहर का मंजर, तो मैंने उस लकीर से बाहर देखा। वो मुड़ चुकी थी, वो एक औरत थी जिसके बहुत लंबे लंबे हाथ थे। जिसके मैंने उन हाथों को देखा था, वो इंसानी हाथों से कई गुना लंबे हाथ थे, और उनके बहुत बड़े बड़े नाखून थे। बाकी उनको जो मैं पीछे से देखा था, बिल्कुल एक नॉर्मल औरत की तरह की वो एक औरत थी। पीछे कोई उसका हुलिया बदला हुआ नहीं था, उसी तरह नॉर्मल उसके बाल थे, जिस तरह एक औरत के, बूढ़ी औरत के बाल होते हैं, उसी तरह पीछे उसके बाल थे, खुले हुए नहीं थे, गुत्त बनी हुई थी। सर पे कोई भी दुपट्टा नहीं था, लेकिन उसके हाथ जो लटके हुए थे वो एक इंसानी हाथ नहीं थे, वो बहुत खौफनाक लंबे नाखूनों वाले काले स्याह भयानक से हाथ थे। वो कोई इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं इतनी खौफज़दा हो गई हूँ, इतनी कांप रही हूँ, इतनी डर रही हूँ कि मेरी ज़ुबान से, जब मैंने ये लफ्ज़ कहा था कौन है, उसी लम्हे खुद ब खुद मेरी ज़ुबान से विर्द जारी हो गया था, जो मैं नहीं जानती थी कि मैं पढ़ रही हूँ। ऐसी एक कैफियत मेरे ऊपर तारी हुई थी ये लफ्ज़ बोलने के बाद, कौन है, कि खुद ब खुद मेरी ज़ुबान आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी। शायद तभी वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ गया था, और जब मैं खड़ी उस ओर से, चौखट की उस ओर से देख रही थी, तो तभी मेरी ज़ुबान मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी, ऊंची आवाज़ में नहीं, हल्की सी आवाज़ में। और मैंने देखा वो मुड़ गई है, और वो चलती हुई, मैं उसको देख रही थी, वो चलती 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 उस घर में जो पानी का कुआं था, उस कुएं के पास पहुंच गई।
अब वो मुझसे दूर थी लेकिन मैं उसको देख पा रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो बैक से मैं उसको देख पा रही थी। वो चलती 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 मैंने उसको देखा। मैं पढ़े जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ। जब वो कुएं के पास पहुँची है तो उसने एक दफ़ा मुड़ के मेरी तरफ देखा। इंसानी चेहरा ही था लेकिन खदो खाल उस चेहरे के मुझे याद नहीं, दूर था। उसने सिर्फ एक दफ़ा गर्दन उठा के मुझे देखा और साथ ही वो कुएं के अंदर कूद गई। कुएं के अंदर जैसे उसने छलांग मार दी। कुएं के अंदर कोई इतनी बड़ी औरत छलांग लगाए तो एक आवाज आनी चाहिए, धम। रात की उस खामोशी में कुएं में कोई चीज भी गिरे तो एक ऊंची आवाज आनी चाहिए, धम, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। वो ऐसे कुएं में उसने छलांग तो लगाई थी मेरी आंखों के सामने लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई थी। मैं बाहर नहीं जा सकी। बाकी रात में पढ़ती रही, कांपती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई और मैंने घर वालों को फ़ौरन जमा किया और सारी बात बताई। घर वालों ने जाके कुएं के अंदर झांका। कुएं के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन ये मेरा वाकया, ये मेरा वहम नहीं था, ये हकीकत में मैंने देखा था, ये हो रहा था। रेहान कहते हैं जिस घर की मैंने आपको कहानी बताई है 2014 में ये घर हम बना रहे थे। वहां पे जो जानवरों का गोबर वगैरह होता है वो हम इकट्ठा करके पहले उसी जगह पे रखते थे। 2014 में हमने एक पक्का बड़ा सा घर बनाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वहां घर बन रहा था, वहां पे काफी मटेरियल था, काफी चीजें पड़ी हुई थी, तो रात को हम दोस्त वहीं पे पहरा देने के लिए बैठ जाते थे। बैठे रहते, गपशप मारते, दोस्त चले जाते और फिर मैं वहीं पे ही सो जाता था क्योंकि मुझे पहरा देना होता था। उस घर के अंदर काफ़ी सामान था। हमारे साथ ही कुछ नेबर भी हमारे ऐसे थे, हम थे जिनसे हमारी बनती नहीं थी। तो हम पठान लोग हैं, असला वगैरह तो हम वैसे भी अपने साथ रखते हैं। तो मैं उस घर में पहरा भी देता, रात को दोस्तों के साथ हम महफिल लगाते और फिर मैं रात को सो जाता। असला मेरे पास बिल्कुल रखा होता है, खुदा ना खास्ता रात को कोई चोर या कोई भी आए तो मैं अलर्ट होता था। ऐसी ही एक रात हम दोस्त वहीं पे बैठे गपशप कर रहे थे। जब काफ़ी रात हो गई दोस्तों ने कहा चलो यार अब हम चलते हैं, काफ़ी रात हो गई। मैंने कहा ठीक है यार, खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं। वो लोग चले गए और मैंने कहा एक दफ़ा पूरे घर का चक्कर लगाऊं और उसके बाद सो जाऊंगा। मैं चक्कर लगाने के लिए हर तरफ चक्कर लगा के एक दफ़ा छत पे चढ़ गया कि छत पे भी जाके मैं एक दफ़ा चक्कर लगाऊं। जो मेरे दोस्त गए थे तो मैंने बाहर का मेन गेट उनको खुदा हाफिज़ करके बंद कर दिया था अच्छी तरीके से। और जब मैं छत पे पहुंच गया और मैं उतरने ही वाला था कि तभी एक कानों में आवाज आई, नीचे कोई दरवाजा खटखटा रहा था। वो मेन गेट नहीं जहां से मैंने दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहा था, बल्कि अंदर वाली बिल्डिंग का। तो मैं एकदम से चौंक गया, ये कैसे मुमकिन है? मेरे दोस्त जा चुके हैं, दरवाज़ा मैंने अच्छी तरीके बंद कर लिया है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कोई अंदर आके दरवाज़ा खटखटा रहा है? बाकायदा मेरा वहम नहीं है। रात की इस खामोशी में मैंने उस खटखटाहट को, उसको दरवाजे को खटखटाने को क्लियर सुना है। मुझे लगा जिनके साथ हमारी दुश्मनी है कहीं उनमें से तो कोई नहीं है जो इंतज़ार कर रहा था कि इसके दोस्त जाएं तो उसके बाद इन पे हमला करते हैं। उनमें से कोई शरारत करने तो नहीं आ गया। तो कहता है मैं छत पे ही खड़ा था, मैंने असला हाथ में पकड़ा, ठक ठक किया, 10 10 10 10 3 4 मैंने गोलियां चला दी उनको दिखाने के लिए कि मैं अलर्ट हूं और मैं खाली हाथ नहीं हूं, ये कोशिश ना करना। उसके बाद खामोशी हो गई। लेकिन फिर मैं आहिस्ता से नीचे उतरा। मैंने अपनी बंदूक को सीधा पकड़ा हुआ था कि कुछ भी ऐसा वाकया हुआ तो मैं डरूंगा नहीं। मैं आहिस्ता 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 नीचे आया, उस दरवाजे की तरफ देखा जिस दरवाजे को खटखटाया गया था। इधर उधर हर जगह पे देखा, किसी जगह पे कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी लम्हे मेरे कानों में आवाज आई जैसे छत पे कोई दौड़ रहा है। इसका मतलब है जो भी था क्या वो छत पे चला गया है? ये सोचते ही मैं आहिस्ता 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 ऊपर छत की तरफ जाना शुरू हो गया। अभी तक वो दौड़ने की आवाज आ रही थी,
अब मेरा वहम नहीं था, वो जो भी था वो छत पे अभी तक दौड़ रहा था। जब मैं नीचे खड़ा था तो दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहा था तो आवाज़ मेरे और करीब होती जा रही थी, क्योंकि उस दौड़ने वाले के मैं बिल्कुल करीब था। और जब मैं ऐसी सीढ़ी पे पहुंच गया कि जहां चढ़ते ही अब मैं ऊपर छत को देख सकता था, और जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा, उसी लम्हे जैसे ही मैंने छत की तरफ देखा, वो दौड़ने की आवाज़ बंद हो गई। ना सिर्फ दौड़ने की आवाज़ बंद हो गई, बल्कि उसी लम्हे नीचे से फिर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खटखटाने की। अब मैं सीढ़ियों के उसी सीढ़ी पे खड़ा गौर से देख रहा था कि अभी तक तो भागने की आवाज़ थी, जैसे मैंने देखा है तो आवाज़ कैसे बंद हुई, और जब नीचे से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं चौंक गया। क्या? फिर नीचे से दरवाज़ा, और उसी लम्हे फिर छत पे धक 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 दौड़ने की आवाज़ आई। उसी लम्हे फिर से नीचे दरवाज़ा खटखटाया गया, और तब मैं एक लम्हे में समझ गया, जो जिस दौड़ने को मैं अभी सुन पा रहा हूँ, अभी तो छत पे कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं तेज़ी से भागा नीचे दरवाजे को देख सकूं, और जब मैं भागता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था तो मेरे कानों ने एक कहका सुना, शरारती बच्चों का कहका, जैसे बच्चे हंसते हैं, शरारती हंसी। मैं ऐसे आया, नीचे आके देखा तो अभी आखिरी सीढ़ी पे ही था कि मेरे कानों ने उस आवाज़ को सुना, जो दरवाज़ा बजाने की आवाज़ थी, क्योंकि जो भी उस दरवाजे को बजा रहा था, मैं आखिरी सीढ़ी पे पहुंच के उसको देख सकता था। अब उसका और मेरा फासला इतना रह गया था कि जो भी खड़ा दरवाज़ा बजा रहा था, मैं जैसे ही उस सीढ़ी पे पहुंचा, फ़ौरन मेरी निगाह उस पर पड़ जानी थी। तभी मैंने उसी दरवाजे की तरफ देखा। आखिरी लम्हे देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया, दरवाज़ा तो अभी भी बजाया जा रहा है, लेकिन दरवाज़ा बजाने वाला नज़र नहीं आ रहा था, और ऊपर से मुसलसल दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। रेहान कहते हैं, मैं फ़ौरन समझ गया मामला वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। ये वो मखलूक है जिसके बारे में पहले भी यहाँ इसी मकान, जब ये बना नहीं था, यहाँ पे गोबर वगैरह पड़ा हुआ था, 2-3 लोग डर चुके थे। उन्होंने इस मकान के बारे में वाक़यात सुनाए थे, हमने माने नहीं थे। उन्होंने कहा था कि यार यहाँ पे हमने ऐसी मखलूक को देखा है। जो हमारे सामने खड़े हुए थे, 2-3 बंदे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। हमने कहा पता नहीं कौन है, मुड़ के देखा तो वो नहीं थे। और एक और बंदे ने कहा था, मैं डर गया था बाकायदा, यहाँ पे जिसको खड़े हुए देखा था वो बहुत ही भयानक सा बाबा था, ऐसा खौफनाक बाबा। कहता है मैंने जैसे ही देखा था मेरा बेहोश होने वाली हालत हो गई थी, मैं दौड़ पड़ा था। रेहान कहते हैं, जैसे ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ें किसी इंसान की नहीं हैं, उस मखलूक की है जो मुझे अपना एहसास दिला रही है। वाक़यात यहाँ के मैंने भी सुन रखे थे कि लोग यहाँ से डरे हैं, लोग देख चुके हैं। तभी कहता है मैंने फ़ौरन असला नीचे रखा और आयतुल कुर्सी और जितनी भी कुरानी आयात थी पढ़नी शुरू कर दी। मैं जैसे जैसे कुरानी आयात पढ़ता गया, वैसे वैसे वो दौड़ना भी बंद हो गया और दरवाज़ा भी बंद हो गया। वो जो एक हंसी की, मजाक की, कहका लगाने की आवाज़ आ रही थी, वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन उस रात मैं सो नहीं सका, मुसलसल रात सारी पढ़ता रहा। अगली सुबह मैंने घर वालों को ये बात बताई तो उन्होंने कहा अब तुमने अकेले वहाँ पे नहीं रहना, किसी के साथ ही सोना है। मुइज़ एक बच्चे का भी उन्होंने वाक़या लिखा जिसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी हो जाती थी। उसी फैमिली में एक बच्चा मुइज़ जिसका नाम था, और उसके अंदर बाकायदा जब जिन्नात की हाज़िरी होती थी तो उसके अंदर इतना गुस्सा हो जाता था, वो अपना सर दीवार में पटकना शुरू कर देता था। और ये किस वक्त करता था? वो गुस्से में ऐसे भरा बैठा होता था, लेकिन वो कहता था मुझसे कोई बात ना करे, लेकिन कोई उसका नाम पुकारता या उसको मुखातिब करता मुइज़, या उसको नाम के बगैर वैसे भी मुखातिब कर लेता तो उस वक्त टकरे मारना शुरू कर देता था ज़ोर ज़ोर से, और घर वाले उसको पकड़ लेते थे। अगर उसको ना पकड़ते तो शायद अपना सर लहू-लहान कर लेता। जब भी उसके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती थी वो कहते थे बस उसको पकड़ लेते थे, इसके साथ बोलना नहीं, सबको इशारा कर देते थे, खामोश बोले तो ये टकरे मारेगा, अपने आप को मार डालेगा। और मुइज़ बच्चे के अंदर काफ़ी अरसा तक यही वाली रहा। वो बड़ा भी होता गया, लेकिन जब जब उसके अंदर हाज़िरी होती थी उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती थी, वो मुट्ठियाँ ऐसी बंद कर देता था और ऐसे काँप रहा होता था, और हम समझ जाते थे इसके अंदर हाज़िरी आ गई है। सबको खामोश
इशारा कर दिया जाता था, वरना कोई गलती से भी बोल पड़ता था तो वो टकरे मारता था। लेकिन कभी उसने अपनी ज़ात के अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो दीवार में टकरे मारता था। काफ़ी अरसा उसी की इसी तरह सूरत हाल रही। तो मैंने अभी उनको जब फ़ोन किया तो मैंने उनको कहा कि अब मोइज़ की कैसी हालत है, आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर पढ़ाई करना चाहूँगा, उस बच्चे का इलाज करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बाद में उसका इलाज हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ठीक हो गया है। रिहान मुझे बताते हैं कि उनकी दादी, उनकी अम्मा जब उस दौर में, जब लालटेन का दौर था, दिया जलाते थे, तो उनके साथ चुड़ैलों के वाक़यात हुए थे। मैंने कहा मुझे ज़रूर भेजिए, मैं उसको भी कहानी का हिस्सा बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे आज या कल में भेज देंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते में आपको उनके वो भी जेन्युइन चुड़ैलों के वाक़यात हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये थी रिहान की फैमिली के, रिहान की नहीं, काफ़ी बड़ी फैमिली है। वो कह रहे हैं हमारे दादा ने माशाल्लाह 6 शादियाँ की थी, इकट्ठी नहीं, मतलब जब कोई नहीं ज़िंदा रहता। तो वो कहते हैं हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हम काफ़ी बहुत बड़ी, और हमारी जो फैमिली है अफरीदी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी फैले हुए हैं हम, काफ़ी जगहों तक हमारा फैमिली है, उधर भी शहरों में, इधर उधर हर जगह पे हमारा है, हम बहुत बड़ी फैमिली हैं। तो ये जो वाक़यात मैंने जमा किए हैं, ऐसे नहीं है कि एक ही दफ़ा हुए थे, कभी उस वाक़े को उधर उधर से आपके लिए जमा किया है। अब वो कहते हैं कि आपकी हॉरर स्टोरीज सुन के, राज प्रोग्राम देख के मैं खुद इतना बहादुर हो चुका हूँ कि अब मुझे डर नहीं लगता। बहुत मोहब्बत का इजहार किया लफ्ज़ों में, अल्लाह ताला आपको खुश रखे रियान भाई। जैसे मैंने कहा कि ऐसा शख्स वो कह रहा है जो मैंने सिर्फ ज़िंदगी में 3 चैनल सब्सक्राइब किए हैं, MM TV, एक मौलाना तारिक जमील साहब का, और एक शेख हैं सऊदीया के, उनका, इसके अलावा किसी का नहीं। तो स्टोरी स्लो सुनते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के जो वाक़यात कागज़ पे लिख के मुझे भेजे हैं, जज़ाकल्लाह। और आपकी जो बाकी हैं वो मुझे भेजिए, इंशाल्लाह वो भी मैं सारे सुना दूंगा इंशाल्लाह आगे अगले हफ्ते। तो आप लोग भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जितने भी सच्चे वाक़यात हैं मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह वो वाक़यात में हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ एंड पे स्टोरी आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, व्हाट्सएप पे भेजने होते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या आप लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने लाजमी स्टोरी लिखना है, STORY इंग्लिश में, या उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं। स्टोरी या कहानी लिखना भूल जाएंगे तो फिर, अगर ये लिखना भूल के आखिरी लफ्ज़ स्टोरी या कहानी, तो फिर प्रोग्राम में कहानी शामिल नहीं होगी। भेजने के लिए मेरा एड्रेस है, व्हाट्सएप का नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 313665550। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923136655500। आप इस पर मुझे सेंड कर दीजिए, आपकी कहानी हॉरर स्टोरी का हिस्सा बन जाएगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।